अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी सलाबो, एपिसोड 7। सुबह को नाश्ते की मेज पर मैं बिल्कुल बदला हुआ था। मैंने खुद ही लिबास तब्दील किया, शेव बनाई। नहा धोकर जब मैं बाहर आया तो सबसे पहले मेरी मुलाकात रीटा से हुई। रीटा मुझे देखकर हैरान रह गई। अरे सलाबो, कहो क्या बात है। मैंने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा। तुम तो बिल्कुल ही बदले बदले नजर आ रहे हो आज। शेव किसने बनाई? मैंने खुद बनाई। तुम्हें ताज्जुब क्यों हुआ? नहीं नहीं, ताज्जुब की बात नहीं है। तुम्हें सिखाया जो गया है, लेकिन तुमने इसकी जरूरत कैसे महसूस कर ली? बस रीटा, मैंने अपने आप को तब्दील कर लिया है। क्या वाकई? वो शरारत से मुस्कुरा कर बोली। हाँ, तुम देखोगी, मैंने जवाब दिया। मेरे सिलसिले में क्या ख्याल है? क्या मतलब? क्या ये तब्दील शुदा हैसियत रीटा के लिए भी फायदेमंद होगी? उसने मायनेखेज अंदाज में पूछा और मैंने गर्दन हिला दी। फिर हम लोग नाश्ते की मेज पर आ गए। नाश्ते की मेज पर जागीरदार खान मौजूद नहीं था। मैंने रीटा से उसके बारे में पूछा तो उसने कहा, बॉस जा चुका है। उसे कोई जरूरी काम था, वो बेचारा मुतहर्रिक ही रहता है। लेकिन तुम्हारे बारे में वो मुझे कुछ हदायत दे गया है, रीटा ने कहा। मसलन? मैंने पूछा। अभी नहीं, बाद में बता दूंगी, रीटा ने कहा और मैं गर्दन हिलाकर नाश्ता करने में मसरूफ हो गया। कुछ वक्त तैयारियों में गुजरा। मेरे लिए नए नए लिबास सिलवाए गए। बड़े शानदार लिबास थे। उन्हें पहनकर मैं खुद को आईने में देखता तो पहचान नहीं पाता। यूं लगता जैसे ये मैं नहीं कोई और हो। और ये सब जागीरदार खान की मोहब्बत थी। अब तो अगर मैं बस्ती में दाखिल हो जाता तो बस्ती वाले भी मुझे नहीं पहचान सकते थे। इन तैयारियों के बाद रवानगी का वक्त आ गया। जागीरदार खान ने इस दौरान मुझे बहुत सी हदायत दी थी। मैं उन हदायत को गिरा में बांधकर चल पड़ा। रीटा एक खूबसूरत लिबास में मेरे साथ थी। हमारी मंजिल शाहपुर थी, एक सरहदी बस्ती जिसके बारे में मुझे बताया गया था वो बर्फ की बस्ती है और इस मौसम में ये बस्ती जोबन पर होती है। बाकी तफसील उसके बारे में रीटा से मालूम हो गई। हमने ट्रेन से सफर किया। बस्ती से काफी दूर के एक इलाके से ट्रेन गुजरती थी। पूरी जिंदगी में एक बार, बस एक बार मैंने ट्रेन देखी थी। मेला होता था किसी का और बस्ती वाले जौक दर जौक उसे देखने जाते। अब्दुल नामी एक लड़का मेरा दोस्त था। बाद में वो नौकरी करने शहर चला गया। उसने मुझे उस मेले के बारे में बताया था और उस दिन से मेरे दिल में मेला देखने की ख्वाहिश जाग उठी। उस साल मेला लगा तो मैंने उस्तानी जी से बात की और उन्होंने किसी न किसी तरह इजाजत दिलवा दी। मैं अब्दुल के साथ मेले में गया। जहां मेला लगा था वहां से थोड़े फासले से ट्रेन गुजरती थी और वहीं मैंने ट्रेन देखी थी और हवास बाख्ता हो गया था। ये घूमता शहर मेरी समझ में नहीं आया। आज मैं इस दौड़ते शहर में सफर कर रहा था। रीटा ने बताया कि यह फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है। क्या फर्क है इसमें और ट्रेन के दूसरे डिब्बों में? मैंने पूछा। वही जो इंसान में होता है। थर्ड क्लास लोग थर्ड क्लास में सफर करते हैं और फर्स्ट क्लास फर्स्ट में। वही दौलत का खेल था। मैंने सिलसिले में ज्यादा गुफ्तगू नहीं की। रीटा अलबत्ता मुझ में बहुत दिलचस्पी ले रही थी। उसकी आंखों में मैंने एक अनोखी चमक देखी। हमारे उस कंपार्टमेंट में दूसरे लोग भी थे लेकिन उनकी तादाद ज्यादा न थी। तो मुझे शाहपुर के बारे में बता रही थी रीटा। बहुत हसीन मौसम होगा वहां का, बर्फबारी होती रहती है और दुनिया के सारे काम उसी बर्फबारी में जारी रहते हैं। वैसे ये मौसम वहां सफेद बालों वाली लूमड़ियों के शिकार का मौसम होता है। दूर दूर से शिकारी आते हैं, लेकिन उन्हीं शिकारियों में मुनश्यात के स्मगलर भी छुपे होते हैं और वो सारे सौदे तय करते हैं। खूब आपस में चल भी जाती होगी उनमें। जबरदस्त, रीटा बोली। हम वहां क्याम कहाँ करेंगे? मैंने पूछा। सारे इंतजामात मुकम्मल हैं। होटल शेराज में हमारे कमरे बुक हैं। वहां हमारे आदमी भी होंगे। हाँ, उन्होंने हमारे लिए तमाम इंतजामात करने हैं। तुम्हें शानदार पैमाने पर वहां शोहरत हासिल करनी है और फिर मजाल है मनुष्यात का कोई जखीरा किसी दूसरे के हाथ लग जाए। मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। वो इलाका मेरी निगाहों में घूम रहा था। मैंने बर्फबारी कभी नहीं देखी थी, लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ नहीं देखा था। जागीरदार खान मुझे दुनिया दिखा रहा था। ट्रेन से बाहर के मनाजिर बेहद दिलकश लग रहे थे। हम साकित थे। हर चीज दौड़ रही थी और ये दौड़ते हुए मनाजिर कैसे अजीब लगते थे, कभी सोचा भी नहीं था मैंने इस बारे में। सलाबो, रीटा ने मेरे ख्यालात का तिलिस्म तोड़ दिया। तुम्हारी शख्सियत बहुत अनोखी है। क्यों? ऊपर से तुम एक चालाक और समझदार नौजवान लगते हो, लेकिन अंदर से बहुत मासूम। इसमें मेरा क्या कसूर? मैं कसूर की बात तो नहीं कर रही। फिर? बस यूं ही। मैं तुम्हारे साथ सफर करके बहुत खुश हूं। बहुत से लोग जल गए होंगे मुझसे। क्यों? बस वो तुम्हारी कुर्बत के ख्वाहिशमंद थे। मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस जागीरदार खान के सारे एहसानात का बदला उतार देना चाहता हूँ। जिंदगी सिर्फ इन्हीं बातों तक महदूद नहीं है सलाबो। इंसान को दूसरी बहुत सी चीजों की जरूरत भी पड़ती है इस जिंदगी में, लेकिन तमाम जरूरियात पूरी हो जाती हैं।
इसकी वजह यह है कि तुम्हारे जहन की दुनिया बहुत महदूद है। तुम्हारी आरजुएं कुछ नहीं, दुनिया देखोगे तो बहुत कुछ महसूस करोगे। उस वक्त देखा जाएगा, मैंने जवाब दिया। रीटा अजीब सी निगाहों से मुझे देखती रही, फिर ठंडी सांस लेकर खामोश हो गई। इसके बाद देर तक वो कुछ नहीं बोली। वक्त गुजरता रहा, फिर रात हो गई। स्टेशन आते लोग उतरते और फिर कुछ नए लोग आ जाते। रात के वक्त एक स्टेशन से दो अफराद इस कंपार्टमेंट में चढ़े। दोनों उम्दा सूट पहने हुए थे। अंदर आकर उन्होंने एक निगाह कंपार्टमेंट में डाली। रीटा की आंखें बंद थीं, लेकिन मैंने महसूस किया था कि वो दोनों ही मुझे देखकर चौंक पड़े। फिर वो बदहवास से नजर आने लगे। मैं उनकी इस कैफियत को समझ नहीं सका, लेकिन मेरे जहन में एक खलीज सी पैदा हो गई। ये लोग मुझे देखकर चौंके क्यों थे? क्या बात थी? मैं कोई फैसला न कर सका और फिर मुझे भी नींद आ गई। फिर सुबह को 9 बजे के करीब रीटा ने मुझे झिंझोड़ा। मैंने आंखें खोल दी और वह मुझे देखकर मुस्कुरा दी। क्या बात है? सरकार आली, ये आपका बेडरूम नहीं, ट्रेन है, और अब हमारी मंजिल आ गई है। मैं चौंक कर सीधा हो गया। मैंने कंपार्टमेंट में निगाह डाली और फिर मुझे वो दोनों याद आ गए, लेकिन उस वक्त वो मौजूद नहीं थे। बाथरूम हो आओ सलाबो, थोड़ी देर में हमारा स्टेशन आ जाएगा, रीटा बोली और मैं अपनी जगह से उठ गया। ट्रेन की रफ्तार सुस्त होने लगी और फिर वो एक छोटे से स्टेशन पर रुक गई। रीटा खड़ी हो गई। बहुत से लोग नीचे उतरे थे, उनमें हम भी थे। स्टेशन बहुत खूबसूरत था। एक शख्स ने हमारे करीब पहुंचकर हमारा सामान उठा लिया। हम उसकी रहनुमाई में बाहर निकल आए। बाहर एक कार खड़ी हुई थी जो हमें लेकर चल पड़ी। रातों रात माहौल बदल चुका था। अब चारों तरफ बुलंदों वाला पहाड़ नजर आ रहे थे, जिनकी चोटियां बर्फ से सफेद थीं। आसमान अबर आलूद था और फिजा में खून की। इस खून की को सर्दी नहीं कहा जा सकता। मैं इस छोटे से पहाड़ी शहर को देखता हुआ होटल पहुंच गया। होटल में मेरे लिए और रीटा के लिए अलग अलग कमरे थे। मेरा सामान मेरे कमरे में रख दिया गया और रीटा का दूसरे कमरे में। वो शख्स जो हमें लेकर यहाँ आया था, रीटा से कुछ गुफ्तगू करके वापस चला गया। तकरीबन आधे घंटे के बाद रीटा मेरे कमरे में दाखिल हो गई। इस दौरान मैंने लिबास तब्दील कर लिया था। कैसा महसूस कर रहे हो सलाबो? बस ठीक है, मैं रूम सर्विस को फोन कर चुकी हूँ। मेरे ख्याल में नाश्ते के बाद सो जाएं, शाम को शाहपुर की सैर करेंगे। मैंने गर्दन हिला दी। फिर नाश्ता उसी कमरे में आ गया और हम नाश्ते से फारिग होकर आराम करने लेट गए। ऐसे सोए कि रात को ही आंख खुली। चारों तरफ अंधेरा फैल गया, पेट में चूहे दौड़ रहे थे। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया, फिर बाहर निकला ही था कि रीटा नजर आ गई। शुक्र है तुम जाग गई। मेरी तो बुरी हालत है भूख के मारे। आओ, अब डाइनिंग हॉल में डिनर करेंगे। लिबास तब्दील कर लो। और मैंने गर्दन हिला दी। रीटा ने मेरे लिए लिबास का इंतखाब किया और बाहर चली गई। थोड़ी देर के बाद हम नीचे की मंजिल पर जा रहे थे। दिन की निस्बत इस वक्त सर्दी बढ़ गई थी। बाहर हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से सर्दी में इजाफा हो गया। हॉल में भांत भांत के लोग थे। लंबे तिरंगे शिकारी, खौफनाक चेहरे वाले, दुबले पतले लोग, औरतें और कहकहे। एक वेटर ने हमें हमारी मेज पर पहुंचा दिया। बहुत सी निगाहें हमारी तरफ उठी हुई थी। रीटा ने उन्हें महसूस कर लिया और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। सलाबो, उसने आहिस्ता से कहा, और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। तुम्हारी शख्सियत लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही है। रीटा, मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। बराहे करम मुझे इस सिलसिले में बोर मत करो। मैंने जवाब दिया और रीटा उसी तरह मुस्कुराती रही। ना जाने उसके जहन में क्या था। वेटर आया तो रीटा ने देखकर उसे खाने का ऑर्डर दे दिया और फिर मैं सब कुछ भूलकर खाने में मसरूफ हो गया। खाने से फारिग होकर बैठे ही थे कि मौसीकी शुरू हो गई और लोग उठकर चौबी फरश की तरफ जाने लगे। रीटा की आवाज उभरी, रक्स नहीं करोगे सलाबो, जैसे ये लोग कर रहे हैं? हाँ, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने नाक चढ़ाकर कहा। एतराज ना हो तो मैं रक्स कर लूं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? मैंने जवाब दिया और रीटा अपनी जगह से उठ गई। फिर वो एक नौजवान के साथ उस फर्श पर पहुंच गई। मैं उन लोगों को नाचते देखता रहा। अचानक कोई मेरी मेज के करीब रुका, झुका और फिर मुझे एक आवाज सुनाई दी। कमरा नंबर 110, तीसरी मंजिल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुखातिब मैं ही था। मैंने चौंक कर उसे देखा और उछल पड़ा। एक खूबसूरत सूट में मलबूस वो सलाबो था, मेरा हमशक्ल। इससे कबल कि मैं कुछ बोलता वो तेजी से मुड़ा और जल्दी जल्दी चलता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरी आंखें हैरत से फैल गई थी। एक लम्हे को तो कुछ समझ में ही ना आया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जहन में तमाम बातें बैठती चली गईं। ये सलाबो, मेरा हमशक्ल कहाँ से आ मरा? इसने मुझे कहाँ से देख लिया, किस तरह पहचान लिया? चंद लम्हात में ये तमाम ख्यालात मेरे जहन से गुजरने लगे। मैंने 24 फरश पर रीटा को रक्स करते हुए देखा। ये औरत शुरू ही से मुझे नापसंद थी और बाश फितरत की मालिक। हर वक्त इसके जहन पर रोमान तारी रहता। मुझे इस किस्म की मर्दनुमा लड़कियों से दिली नफरत थी। हाँ, अगर किसी लड़की ने मुझे मुतासिर किया था तो वो आलिया थी, नुस्वानियत का पैकर, शराफत जिसके चेहरे से टपकती। लेकिन बदनसीबी कि मैं उसके साथ चंद लम्हात भी ना गुजार सका। रीटा को देखकर जहन भटकने लगा था, लेकिन दूसरे लम्हे दिमाग पर फिर सलाबों का ताजियाना लगा।
कमरा नंबर 110, तीसरी मंजिल। क्या करना चाहिए? ये यहाँ कैसे आ मरा और अब किस मुसीबत में फंसाएगा मुझे, मैंने सोचा। लेकिन फिर अपना इश्तियाक दबा ना सका। रीटा को नाचते हुए छोड़कर मैं अपनी जगह से उठ गया। अब मुझे नई चीजों का इस्तेमाल आ गया था। चुनाचे तीसरी मंजिल पर जाने के लिए मैं लिफ्ट पर पहुंच गया। इस अजीबोगरीब चलते फिरते संदूक ने मुझे तीसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। कमरा नंबर 110, मैंने एक बार फिर जेरे लब दोहराया और फिर राहदारियों की कालीन पर चलता हुआ कमरों के नंबर देखता हुआ आगे बढ़ता गया। फिर कमरा नंबर 110 के सामने मैं रुक गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो उसने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल दिया। कमरे में आकर उसने लिबास तब्दील कर लिया था। अब वो एक फूलदार कपड़े के ढीले ढाले लिबास में मेरे सामने खड़ा था। दरवाजा बंद कर दो, उसने कहा, और मैंने पलटकर दरवाजा बंद कर दिया। मेरी आंखों में अजीब से तासुरात थे और वो मुस्कुरा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई शख्स किसी का इतना हमशक्ल भी हो सकता है, लेकिन मैं सर से पांव तक उसे देखता रहा। जरा भी तो फर्क नहीं था उसमें और मुझ में। वो खुद भी मुझे देख रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, सलाबो ही हो ना? हाँ, मैंने जवाब दिया। हुलिया ही बदल गया तुम्हारा तो। ये भी ठीक है। क्या बात है, कुछ उखड़े उखड़े से हो? आओ बैठो, उसने मुझे पेशकश की और मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ एक आराम कुर्सी के नजदीक पहुंच गया। तुम्हें दोबारा देखकर मुझे मुसरत हुई है। मैं अब भी खामोश रहा। बोलोगे नहीं? बस तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। क्या यही कि तुम बिल आखिर दोबारा मेरे सामने आ ही गए? मैंने सवाल किया। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? हम एक ही इलाके में हैं, कहीं ना कहीं तो टकराव होना ही था। तुम यकीन करो, तुम्हें यह देखकर मुझे बहुत हैरत हुई है, और खास तौर से तुम्हारा ये हुलिया। उस वक्त तो तुम एक सीधे साधे आदमी मालूम होते थे, लेकिन आज नुमाया तब्दीलियां देख रहा हूं। अरे हाँ, ये तो बताओ, उस रात तुम एक मिशन पर निकले थे, क्या उसकी तकमील हो गई थी? हाँ, मैंने जलाल को कत्ल कर दिया और उसके बाद अजीबोगरीब ड्रामे हुए। मैं वहां से फरार हुआ तो कुछ और लोगों के चुंगल में जा फंसा और फिर मुझे वहां से भी अगवा कर लिया गया। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? जानना चाहता हूं, उसने कहा। प्रोफेसर दोरानी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और वो उछल पड़ा। क्या मतलब? तुम प्रोफेसर को कैसे जानते हो? बस यही मैं तुम्हारे चेहरे पर देखने का ख्वाहिशमंद था। ये प्रोफेसर दोरानी को क्या चक्कर देकर भागे हो? मैंने उसे घूरते हुए कहा, और वो मुतहिराना अंदाज में मुझे घूरता रहा। फिर बोला, तुम्हारी प्रोफेसर दुरानी से कहाँ मुलाकात हुई? मुझे अगवा करके उसके पास पहुंचाया गया था। प्रोफेसर मुझे सलाबो कहकर मुखातिब कर रहा था। ना जाने क्या क्या कुछ किया उन लोगों ने मेरे साथ। इसके बाद कहीं उन्हें यकीन आ सका कि मैं सलाबो नहीं हूं जिसकी उन्हें तलाश है। मेरे खुदा, हम दोनों की शक्लें ही एक नहीं बल्कि तकदीरें भी एक जैसी हैं। जानते हो क्या हुआ? मगर ठहरो, पहले तुम मुझे किसी जागीरदार खान के बारे में बताओ। उसी जागीरदार खान के बारे में ना, जिसका तुम सर फाड़ कर निकल आए थे? मैंने सवाल किया और मेरा हम शक्ल कह कहा लगाकर हंस पड़ा। खूब, गोया तुम दोबारा जागीरदार खान से मिल भी चुके हो। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम हो कौन? मैंने पूछा। यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ। करो, वैसे मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मेरी कहानी बहुत मुख्तसिर है। मैं एक देहाती था, माँ बाप से महरूम, किसी को माँ समझता था। उसकी बेइज्जती पर मैंने किसी को कत्ल कर दिया और फिर दूसरा कत्ल भी मेरे हाथ से हो गया। यूं मैं हालात के हाथों भटकता हुआ एक शख्स के हाथ जा लगा जिसने मुझे तरबियत देकर यह बना दिया, और अब वही मेरा मोहसिन है। इतनी सी कहानी है मेरी। कहानी तो मेरी भी तवील नहीं है दोस्त। मैंने एक यतीम खाने में परवरिश पाई, फिर कुछ लोगों ने यतीम खाने से मुझे हासिल कर लिया। एक बहुत ही शरीफ सूरत इंसान मुझे अपना बेटा बनाकर ले गया। ये कहकर कि वो लावल्द है, लेकिन उसके मकासद कुछ और थे। वो एक साइंसदान था और एक अजूबा तैयार करना चाहता था, एक अनोखा अजूबा जो उसके साइंसी जुराइम में भी उसकी मदद कर सके। और उसने मुझे छोटी सी उम्र में इसलिए हासिल किया था ताकि एक तवील अरसे की काविशों के बाद अपना आलयकार बना डाले। मुझ पर साइंसी तजुर्बात किए जाते रहे। मेरे बदन में लातादाद सुइयां चबोई गईं, मेरे खून का रंग बदल दिया गया और मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को तब्दील कर दिया गया, लेकिन मेरा जहन वही रहा। शुक्र है उन लोगों ने मेरे जहन में कोई तब्दीली नहीं की। मैं प्रोफेसर दुरानी के साइंसी जुराइम से नफरत करता था। मुझे उसके सारे गिरोह से नफरत थी। मैं इस ताक में था कि जब भी मौका मिला वहां से निकल जाऊंगा, उनके दरमियान से। और फिर मैं इस कोशिश में मसरूफ रहा। मैंने 14 साल गुजारे हैं उन लोगों के दरमियान, उनसे नफरत करते हुए, उनके तजुर्बात का शिकार होते हुए। और तुम यकीन करो कि इन 14 सालों के हर लम्हे में एक कहानी छुपी हुई है। तुम मेरे इस तवील सफर का अंदाजा नहीं कर सकते जो मैंने किया। मुझे मौका मिला, सोलेटी मेरे फरार का बायस बनी। वो बेवकूफ लड़की मुझे चाहने लगी थी, लेकिन मुझे किसी से मोहब्बत नहीं थी। मैं सबसे नफरत करता था। वो लोग थे ही काबिल नफरत। उन्होंने मेरी फितरत में तब्दीलियां कर दी हैं। मैं वो इंसान नहीं हूं जैसे आम इंसान होते हैं। मुझे कुछ और बनने की ख्वाहिश नहीं थी। मुझे अपनी मर्जी के खिलाफ अजीबोगरीब शय बनाकर रख दिया गया, और मैं इस सूरत में भी मुकम्मल नहीं हुआ हूं। मैं अभी नामुकम्मल हूं।
लेकिन इस नामुकम्मल होने पर मुझे मुसर्रत है। मैं नहीं चाहता कि वो लोग अपने तजुर्बात मुकम्मल करके खुशी महसूस कर सकें। मैं उनकी खुशियों को ख़त्म कर देना चाहता था, समझे तुम। मैं वहां से भाग आया और वो लोग मेरे पीछे लग गए। ना जाने कहाँ कहाँ वो मेरा ताकुब करते रहे, और उस रात भी वो मेरे पीछे पीछे थे जब मैंने डाक बंगले में पनाह ली। और तुम्हें वहां मुझे देखकर बड़ी हैरत हुई थी, क्योंकि मुझे दुनिया से बेजारी का एहसास था, है और रहेगा। इसलिए मैंने तुम्हारे मामलात में भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन दूसरी सुबह कुछ लोगों ने मेरे करीब पहुंचकर मुझे सलाबो कहकर मुखातिब किया और मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं वहां से भागा और उन्होंने मुझे जख्मी कर दिया और फिर कैबन उठा कर ले गए। बहरहाल इसके आगे के हालात कुछ कुछ तुम्हारे सामने हैं। मैं जागीरदार खान को जख्मी करके भाग निकला और उसके बाद से अभी तक छुपता फिर रहा हूँ। यहाँ आए हुए मुझे 3 दिन हुए हैं और मैं इसी होटल में ठहरा हुआ हूँ। तुम्हें यहाँ इस अंदाज में देखकर बड़ी मुसरत हुई। सलाबो, मुझे हैरत है कि तुम मेरे इतने हमशक्ल क्यों हो, और तुम्हारी आवाज, तुम्हारा अंदाज, यहाँ तक कि तुम्हारा नाम भी मेरे जैसा क्यों है। मैं नहीं जानता कि इसमें कुदरत की क्या मसलियत है, लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ। और मैं भी, मैंने मुतासिर लहजे में कहा। उसकी कहानी तो मुझसे भी ज्यादा दर्दनाक थी। मुझे उससे हमदर्दी होने लगी। थोड़ी देर तक मैं उसे देखता रहा। मैं उसके बारे में सोच रहा था। वो खुद भी किसी ख्याल में गुम हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद उसने चौंक कर कहा, यहाँ तुम्हारे आने का कोई खास मकसद है? हाँ, मैं यहाँ कुछ काम से आया हूँ। मैं दोबारा जागीरदार खां के पास पहुंच गया और वो मुझसे कुछ काम लेना चाहता है। क्या नौयत है उस काम की? मेरे हमशक्ल ने पूछा। सलाबो, बेहतर होगा कि तुम मुझसे इस बारे में कुछ ना पूछो। बिलाशुबा हम हमशक्ल हैं और ख्वामखा एक जहनी कुर्बत कायम हो गई है हमारे दरमियान। लेकिन बाज मामलात ऐसे होते हैं जिसमें किसी को कुछ बताने से नुकसानात भी होते हैं। वो पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा, फिर बोला, ठीक कहते हो तुम। मैं तुम्हें इस सिलसिले में मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अपने बारे में मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। तुम इसे मेरा खलूस समझ लो या ये सोच लो कि जितना तुम मुझे अपने जहन में महसूस करते हो, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें अपने दिल में जगह दे चुका हूँ। मैंने दोस्त इस दुनिया में बचपन से लेकर आज तक कोई हमदर्द नहीं पाया। यतीम खाने का माहौल ऐसा अजीबोगरीब था कि वहां किसी को दोस्त समझने का तस्वुर ही नहीं पैदा होता। सब मेरी तरह मजलूम लड़के थे जो यतीम खाने के मुतौली के जुल्म सितम का शिकार रहते, भीख मांगते थे, हर वो काम करते थे जो खिलाफ इंसानियत कहा जा सकता है। मेरा मतलब है, इस लिहाज से इस उम्र के बच्चे जहनी तौर पर इस कदर कमतर नहीं होना चाहते थे, लेकिन हम थे। फिर जब मुझे प्रोफेसर दुरानी ने हासिल किया तो मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी मुसर्रत हुई थी उस माहौल से निकलकर। लेकिन इसके बाद जब मुझे फिर एक वैश्याना गिरोह से वास्ता पड़ा तो इस दुनिया से मुझे नफरत सी हो गई कि इंसान का दोस्त कोई इंसान कभी नहीं बन सकता। सब अपने मतलब निकालने के लिए एक दूसरे से राब्ता रखते हैं, और आज तक मेरा यही नजरिया है। दोस्त, तुम किसी वक्त मुझसे मिलो तो मैं तुम्हें अपना बदन दिखाऊं, कुछ और चीजें भी बताऊं मैं तुम्हें अपने बारे में। मैं एक अजीब सी शख्सियत बनकर रह गया हूं। मेरे जिस्म में दौड़ने वाला खून सुरख नहीं बल्कि उसका रंग सब्ज है। जानते हो किस तरह? क्या मतलब? मैंने ताजुब से पूछा। हाँ, मैंने कहा था ना तुमसे, मैं साइंसी तजुर्बात का शिकार हूं। मेरे चेहरे पर जो सुर्खी तुम देख रहे हो यह मसनूई है। अगर इस मसनूई रंग को उतार दिया जाए तो मेरे चेहरे पर तुम्हें सुर्खी की बजाय सब्जा नजर आए, और मुझे खतरा है कि ये तब्दीलियां आगे चलकर जरूर रंग लाएंगी। वो लोग मुझ पर बहुत आहिस्ता आहिस्ता तजुर्बात कर रहे थे और मुझे एक ठोस शक्ल देना चाहते थे, एक ऐसी शक्ल जो गैर इंसानी हो। उनका ख्याल था जो तजुर्बात वो कर चुकी हैं वो मुकम्मल हैं, लेकिन अभी उन्हें नताइज का इंतजार करना था। लेकिन मैंने उनसे नफरत की बुनियाद पर यही फैसला किया कि जब वो अपने लगाए हुए दरख्त का फल खाने के काबिल होंगे तो मैं उनके पास नहीं होऊंगा। ख्वाह मुझे दुनिया के किसी तारीख तरीन खित्ते में कुत्तों की तरह एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरना पड़े, और मैंने यह सब कुछ कर लिया। मैं कोशिश करता हूं कि मैं उनके हाथ ना हूं। आगे मेरी तकदीर है, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। सलाबों के इन अल्फाज ने मुझे और मुतासिर कर दिया। हरचंद के जागीरदार खान की सोहबत में रहकर मुझे बहुत कुछ आ गया था, लेकिन मेरे दिल में अब तक वो हमदर्दी बाकी थी जिसके तहत मैंने गफूरे उस्ताद को कत्ल किया, या जिसके तहत मैंने जलाल चचा को मार डाला। चुनाचे मैं उससे मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। मैंने मुतासिर लहजे में कहा, अगर तुम मुझे इतना ही गहरा दोस्त समझते हो और मुझे अपने बारे में बता चुके हो सलाबो, तो फिर ये गैर इखलाक की बात होगी कि मैं तुम्हें खुद से दूर रखूं। नहीं सलाबो, यकीन करो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लेने की इतनी ख्वाहिश नहीं है। ये ख्वाहिश सिर्फ इसलिए पैदा हुई थी कि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझ लेना चाहता था, और ये दोस्ती इस बुनियाद पर थी कि तुम मेरे हमशक्ल हो। एक अनोखी बात होती है ना। अब तुम देखो ना, मेरी तरह हंसते हो, मेरी तरह बोलते हो, मेरी तरह चलते हो, मेरे ही बराबर हो, मेरी ही जैसी शख्सियत के मालिक हो तुम। मुझे तुमसे दिलचस्पी क्यों ना हो,
जितनी दिलचस्पी मुझे तुमसे हुई है दोस्त, इससे कबल दुनिया में किसी से नहीं हुई। मैं इस दोस्ती की दिल से कदर करता हूँ। जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसके सिले में तुम मुझे नसीहतें नहीं करोगे। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। ये दौर नसीहतें करने का नहीं है। अरे हम अपनी मर्जी से कहाँ जी रहे हैं, दूसरों के पाबंद हैं। कोई ना कोई हम पर किसी न किसी तरह मुसल्लत है, और ये सिर्फ हमारी ही बात नहीं। सारी दुनिया एक दूसरे पर चढ़ी हुई है। आका कोई भी नहीं है, सब एक दूसरे के गुलाम हैं। जिसे हम आका समझते हैं वो किसी और शख्सियत का गुलाम है। और फिर गुलामी के लिए तो बहुत से जज्बे भी हैं। हम किसी के गुलाम नहीं होते तो अपने जज्बों के गुलाम होते हैं, अपनी ज़ात के गुलाम होते हैं। चुनांचे ये तो सोचना ही गलत है कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। नसीहतों का हमारे दरमियान कोई गुजर नहीं रहेगा, ये मेरा तुमसे वादा है। सलाबों ने कहा, और मैं गहरी सांस लेकर सोचने लगा। मेरा दिल कह रहा था कि मैं भी इसके जवाब में इस मोहब्बत का सबूत दूं और अपना सीना खोलकर उसके सामने रख दूं। लेकिन कहीं मेरी इस हरकत से जागीरदार खान के मुफादात तो जख्मी नहीं होंगे। ये शख्स जो मेरा हमशक्ल है, काबिल एतमाद मालूम होता है। भलाई से क्या पड़ी है कि मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। चुनाचे मैंने कहा, सलाबो, मैं वो नहीं हूं जो नजर आ रहा हूं, बल्कि वो था जो तुमने पहले देखा था। पहले ही जब तुमने मुझे देखा था, मेरी ही जैसी शख्सियत के मालिक, तो मुझे तुमसे दिलचस्पी क्यों ना हो। तो मैं इस दुनिया के बारे में सब कुछ सीख गया था। इससे पहले मैं बिल्कुल ही सादा सा इंसान था, एक बेवकूफ किस्म का देहाती। लेकिन जज्बों ने मुझे कातिल बना दिया। मैंने उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया जिसने मेरी मां पर इल्जाम लगाया। फिर मैंने उसको भी मौत की नींद सुला दिया जो उसकी तस्दीक करने का बायस बना। जागीरदार खान एक बड़े आदमी का बेटा है। मौजूदा हालात मुझे बताते हैं कि जागीरदार खान ने भी मेरे साथ कोई इशार नहीं किया, बल्कि कोई ऐसी बात पाई मुझ में जो उसे पसंद आ गई, और उसने मुझे मौत से बचाकर अपने रास्ते पर लगा लिया है। जागीरदार खान स्मगलर है और अब मैं उसका साथी। यहाँ आने का मेरा मकसद यही है कि उसके मुफादात की निगरानी करूं। मेरा हमशक्ल सलाबो दिलचस्प निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खुशकिस्मत हो सलाबो कि तुम्हें ऐसे लोगों का साथ मिल गया, और कुछ नहीं तो कम अज कम अपने तौर पर तो काम करने के काबिल हो। यूं लगता है मेरे दोस्त जैसी आधी दुनिया जुराइम की जिंदगी बसर कर रही है। ये दौर शराफत का नहीं। अच्छाइयां कम अपनाई जाती हैं, बुराइयों में ज्यादा रंगीनी है। लेकिन कम अज कम तुम किसी के गुलाम तो नहीं हो। जागीरदार खान ने तुम्हें यहाँ अपने मुफादात की निगरानी के लिए भेजा है। तुम अपने तौर पर काम करने के लिए तो आजाद होगे। मुझे देखो, वो लोग मेरी तो फितरत ही तब्दील कर रहे थे। बाहर तौर इन बातों में क्या रखा है। मैं यहाँ यूं ही छुपता छुपाता आ गया हूँ। कोई खास मकसद नहीं था इस तरफ आने का, लेकिन मुझे मुसर्रत है कि यहाँ आने के बाद तुमसे मुलाकात हो गई, और अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी। कैसी तकलीफ? भाई यही कि हम दो आदमी एक जगह इकट्ठे हैं। हमारी शक्ल सूरत लोगों को धोखा देगी। कहीं कोई ऐसी उलझन न पेश आ जाए जो तुम्हारे लिए तकलीफ दे हो। मेरा तो मसला ही और है। मेरे अंदर कुछ और तब्दीलियां हुई हैं और मैं उनकी तवक्को रखता था, क्योंकि प्रोफेसर दुरानी के तजुर्बात आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर असरअंदाज होंगे, और आने वाला वक्त ना जाने मुझे क्या से क्या बना दे। मसलन क्या बना सकता है, तुम्हें देखना चाहते हो? मेरे हमशक्ल सलाबों ने कहा, हाँ हाँ जरूर। तो देखो मेरे अंदर जो कुव्वतें पैदा हुई हैं कैसी अनोखी हैं। ये गुलदान देखो, इसका वजन 2-3 सेर से तो कम नहीं होगा। मेरे हमशक्ल ने सामने इशारा करते हुए कहा, और मैंने गर्दन हिला दी। उसने पीतल के गुलदान पर नजरें जमा दी थीं, और फिर चंद लम्हों बाद मैंने गुलदान को फिजा में बुलंद होते हुए देखा। सलाबों की आंखें गुलदान के ऊपर होने के साथ उठ रही थीं, और गुलदान छत से जा लगा। ये तो जादू था। मैंने जादूगरी के छोटे छोटे तमाशे उस वक्त देखे थे जब बस्ती में कुछ मदारी आ जाते थे और खेल तमाशे दिखाकर लोगों से पैसे वसूल करते। लेकिन इतना तमाशा तो उन्होंने भी नहीं दिखाया था। गुलदान आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर आया। फिर सलाबों ने खिड़की की जानिब देखा। खिड़की के दोनों पट खुद ब खुद खुल गए और बंद हो गए। इसी तरह उसने बहुत सारी चीजें अपनी आंखों की कुव्वत से उठाकर दिखाई, और फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। ये एक खास कुव्वत है, प्रोफेसर दुरानी के तजुर्बे का नतीजा है। जानते हो इससे वो क्या चाहता था? नहीं। मैंने बच्चों के से अंदाज में गर्दन हिला दी। इस तरह वो मुझे चोरी की तरगीब दे रहा था। उसका ख्याल था कि मैं बैंकों के कैश गायब कर सकता हूँ, हर वो चीज उठाकर अपने काबू में कर सकता हूँ जो कीमती हो। ये कुव्वत बढ़ चुकी है और शायद मजीद बढ़ती जा रही है। इस तरह अब ये कुव्वत मेरी मलकियत है। दोस्त, प्रोफेसर दुरानी ने जो कुछ मेरे साथ किया है वो मेरे काम भी आ सकता है, लेकिन शर्त यही है कि मैं उसके शिकंजे से महफूज रहूं। अगर अभी से मैं उसके काबू में आ गया तो जो कुव्वतें उसने मुझे दी हैं वो उन्हें जायल भी कर सकता है। मैं इसीलिए मारा मारा फिर रहा हूं कि मुझ में वो कुव्वतें पैदा हो जाएं जो शायद मेरी फितरत में बाहसियत इंसान कुछ तब्दीलियां पैदा कर दें, लेकिन आम हालात में मेरे बहुत काम आ सकती हैं। सलाबो, मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, मेरे हमशक्ल ने कहा। मुझे अब उससे बेपनाह दिलचस्पी पैदा हो चुकी थी।
उसकी अनोखी कुव्वतें हैरत ज़दा करने वाली थी। इस तरह तो ये शख्स बड़े काम का आदमी बन सकता है, मैं सोच रहा था। चंद मिनट खामोश रहने के बाद वो बोला, प्रोफेसर दुरानी एक बेहतरीन साइंसदान है। उसने मेरे लिए जो फार्मूले तैयार किए थे जानते हो उनकी क्या कैफियत थी? भाई मैं क्या जानूं, तुम बताते रहो, मैंने कहा। उसका कोई भी तजुर्बा मुझे मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन मैं उसके तजुर्बों का शिकार होने पर मजबूर था। जब वो अपने साथियों से गुफ्तगू करता था तो मेरे लिए उसी तरह गुफ्तगू करता जैसे मैं कोई बेजान चीज हूं। वो मेरी मौत से मुतरद्दद भी था और ये उसकी ख्वाहिश थी कि उसके तजुर्बात कामयाब हों। लेकिन ये भी उसने सोचा हुआ था कि अगर मैं उसके किसी तजुर्बे की नजर हो भी गया तो इसका थोड़ा सा फायदा जरूर होगा और आइंदा वो इस तजुर्बे को किसी और पर दोहराएगा। गोया उसे मेरी जिंदगी और मौत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे आदमी से भला मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है, तुम खुद ही सोचो सलाबो। यकीनन, मैंने जवाब दिया। तो मेरे दोस्त, उसने मुझे तन्वीमी कुव्वतों का माहिर बना दिया। आंखों से चीजें उठाना, लोगों को अपनी तरफ रागिब कर लेना, उन्हें मशहूर कर लेना, उनके जहन के राज पढ़ लेना मेरी आंखों का कमाल होगा। अभी तो मुझ में ये सारी कुव्वतें पैदा नहीं हुई हैं, लेकिन जो फार्मूला वो मुझ पर आजमा चुका है उसके तहत अगर कामयाबी हुई तो फिर ये तमाम कुव्वतें मेरे अंदर पैदा हो जाएंगी। दूसरा हिस्सा उसके तजुर्बात का ये था कि मेरा बदन मुंतशिर होना सीख ले, यानी जिस वक्त मैं चाहूं मुंतशिर होकर इंसानी निगाहों में मादूम हो जाऊं और किसी को नजर ना आऊं, लेकिन मेरी अपनी तमाम तर कुव्वतें बरकरार रहें। दरवाजे खिड़कियों से बाहर निकल जाऊं और किसी को उसका इल्म भी ना हो सके। इसके लिए उसने मेरे जिस्म को बार बार पारा किया है। तुम यकीन नहीं करोगे कि मैंने अपने बदन को अपनी आंखों से लातादाद छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील देखा है। फिर ये टुकड़े यकजा हो जाते थे और मैं खड़ा हो जाता था। मैं नहीं जानता था कि उसके तजुर्बात कहाँ तक मुकम्मल हैं और कहाँ तक नामुकम्मल, लेकिन मेरी अंदरूनी तब्दीलियां इस बात का एहसास दिला रही हैं कि अब सिर्फ उन तजुर्बात का रद्द अमल बाकी रह गया है। तजुर्बात सारे मुकम्मल हो चुके थे और अगर उसकी ये कोशिश भी कामयाब रही तो आने वाला वक्त मुझे ये कुव्वत भी बख्श देगा कि मैं दीवारों से गुजर सकूं जो एक आम आदमी नहीं कर सकता। गोया मेरी हैसियत एक माफूकुल फितरत शख्स की सी हो जाएगी। शर्त यही है कि मैं हत्तुल इम्कान उसकी निगाहों से महफूज रहूं। मैं दिलचस्पी और मुसर्रत से ये तमाम बातें सुन रहा था। मेरा हमशक्ल, मेरा दोस्त, अगर इन कुव्वतों को हासिल करने में कामयाब हो जाए तो वो बड़ी अजीम कुव्वतों का मालिक बन सकता है। सलाबो खामोशी से कुछ देर मेरी जानिब देखता रहा, फिर बोला, अगर जुराइम पेशा लोग मेरी हैसियत, मेरी हकीकत से वाकिफ हो जाएं तो यकीन जानो एक हंगामा मच जाए। मुझे हासिल करने के लिए खूंरेजी शुरू हो जाए। मैं बहुत कीमती चीज हूं, लेकिन मैं किसी का गुलाम नहीं बन सकता। अगर ये कुव्वतें मुझे हासिल हो गईं तो मैं खुद ही अपने तौर पर इनका इस्तेमाल करूंगा। तुम मेरी इन बातों का मतलब समझ रहे हो सलाबो? हाँ, किसी हद तक। नहीं मेरे दोस्त, तुम नहीं समझ पा रहे। मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ, मेरे हमशक्ल ने कहा और मैं उसकी शक्ल देखने लगा। फिर मैंने बड़े खुलूस से कहा, देखो सलाबो, अब मैं तुम्हारा अपना राजदां बन चुका हूँ। तुम मेरे दोस्त हो, गहरे दोस्त। मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है कि तुम्हें अपना राजदां बना लूं, और इसकी वजह मेरे जहन में भी मौजूद है, तुम्हारा मेरा हमशक्ल होना और हमारी मुश्तरका तकलीफें। चुनाचे अब मैं हर उस काम के लिए हाजिर हूं जो तुम मुझसे लेना चाहो। हाँ, तुम इस बात का अंदाजा जरूर कर लेना कि मैं वो काम कर सकूंगा या नहीं। यकीनन मैं तुम्हें किसी ऐसे काम के लिए कहूंगा भी नहीं जो तुम ना कर सको। मैं बस एक बात चाहता हूं, सलाबो ने कहा। हाँ हाँ कहो। तुम मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कर लो, मुझे अपने साथ रखो, इस तरह के हम लोगों की निगाहों में भी ना आ सकें और हमारा तुम्हारा साथ भी जारी रहे। मुझे इस पर एतराज नहीं, बल्कि मैं निहायत खुश हूं, मैंने जवाब दिया। तो फिर हम इसका तरीकाकार भी मुतय्यन कर लें। हाँ हाँ कहो। देखो, अगर मुझे कोई खतरा पेश आया तो तुम उसका मुकाबला करोगे। हम इस तरह दुनिया को चक्कर देंगे कि दुनिया ये ना समझ सके कि हम में असली कौन है और नकली कौन है। मैं तुम्हारी हैसियत से जागीरदार खान के पास जाऊंगा और अगर प्रोफेसर दुरानी के आदमी हम तक पहुंच जाएं तो तुम मेरी हैसियत से उनसे मिलोगे और बाद में उसे वही धोखा दिया जा सकता है कि तुम हो और मैं गायब हूं। मैं समझ रहा हूं, मैंने कहा, और फिर बेख्तियार मेरे मुंह से हंसी निकल गई। वाकई ये तो बहुत दिलचस्प मशगला रहेगा। यकीनन बाकी मामलात में हम तुम साथ रहेंगे। यहाँ जो कुछ तुम करोगे मैं उसमें तुम्हारी मदद हासिल करूंगा। और देखना, मैं कोई बेवकूफ आदमी नहीं हूं, ऐसे मामलात में मेरा जहन खूब चलता है। मंजूर, मैंने कहा, और हम दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे से मुसाफिया किया। चंद साथ खामोशी रही, फिर मेरा हमशक्ल कहने लगा, मुझे जरा अपने साथियों से रोशनास करा दो, कौन कौन लोग हैं, क्योंकि ये मामला हमारे और तुम्हारे दरमियान रहेगा और बाकी लोग इससे लाइलम रहेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक, मैं खुद भी यही चाहता हूं कि जो कुछ मामलात हों हमारे ही दरमियान रहें। वो लड़की जिसे तुमने मेरे साथ देखा होगा रीटा कहलाती है।
लीचड़ किस्म की लड़की है। जागीरदार खान की मुंह चढ़ी। वो ही इस वक्त मेरी खास साथी है। बाकी कुछ और लोग भी हैं जो ऐसी हैसियत नहीं रखते, यानी उनका बराह रास्त हमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है गोया रीटा। हाँ हाँ, वही सब कुछ है। अच्छा एक बात और बताओ, सलाबो ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ हाँ पूछो, मैंने कहा। रीटा से तुम्हारे कैसे ताल्लुकात हैं? ठीक है। अगर तुम इसको मोहब्बत की बात करते हो तो मुझे वो लड़की जरा भी पसंद नहीं है। वो मुसलसल मुझ पर जाल डालने में मसरूफ है। एक वक्त ऐसा आया था जब मैं उसके शिकंजे में फंस भी गया, लेकिन वो मेरी नादानी थी। उसके बाद से मैं अब तक उसे नजरअंदाज करता रहा हूँ। ओह, लड़की तो बुरी नहीं है, सलाबो मुस्कुरा कर बोला। तुम्हें पसंद है तो तुम उसे अपना लो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। सोच लो, नाराज तो नहीं हो जाओगे? नहीं भाई, नाराज होऊंगा तो तुम्हें बता दूंगा। कुछ और भी गुफ्तगू हो जाए डियर, सलाबो बेतकल्लुफी से बोला। करो, मैं कब इनकार कर रहा हूं, मैंने जवाब दिया। तुम्हारी पसंद कोई नहीं। मैं अभी उन मराहिल से नहीं गुजरा हूं। जिंदगी ने मुझे ऐसा मौका भी नहीं दिया है। मेरे हालात तुम्हारे सामने आ चुके हैं। हाँ, कुछ पहले हल्का साया जहन पर पड़ा था, लेकिन मैं जानता था कि मैं इस काबिल नहीं हूं। अरे अरे, ये बात मत करो। वो साया कहाँ गुजरा था, कहाँ था? शहाबुद्दीन साहब की बेटी आलिया मुझसे मुतासिर थी, और उससे कहीं ज्यादा मैं उससे मुतासिर था। हालांकि हमारे दरमियान कुछ और भी किरदार थे, लेकिन मैं समझता था कि मेरी हैसियत क्या है। मैं इतनी उलझन में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए मैं वहां से गुजर आया। कोई बात नहीं, तमाम रास्ते खुले हुए हैं हमारे लिए। तुम वक्त गुजरने दो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं सलाबू, मैंने कहा। मैंने इस ख्याल को जहन से खुरच दिया है। अभी ये बातें कबल अज वक्त होंगी। आने वाला वक्त हमारे लिए नई दिलचस्पियों की नवीद लाएगा। अच्छा, अब मुझे इजाजत, मैंने कहा, और मेरे दोस्त ने पुरजोश अंदाज में हाथ हिलाकर मुझे रुखसत कर दिया। मैं वहां से निकल आया। जहन में अजीबोगरीब ख्यालात थे। अपने इस हमशक्ल दोस्त से मुझे वाकई मोहब्बत सी हो गई थी। बड़ा दिलचस्प आदमी था, और ना जाने क्यों मेरे जहन में अब उसके लिए उनसियत पैदा होती जा रही थी। अपने कमरे में पहुंचा तो रीटा मेरी मुंतजिर थी। मुझे देखकर वो बोली, कहाँ चले गए थे सलाबो? मैं तो तुम्हें पूरे होटल में तलाश कर चुकी हूँ। क्यों, खैरियत? मैंने कहा। कोई खास बात नहीं, बस तुम नजर नहीं आए थे, इसलिए कुछ उलझ सी गई। वैसे खास बात मेरा ख्याल है कि कल हो जाएगी, रीटा बोली। क्या मतलब? मैंने सुना है कि सोहराब आ रहा है। सोहराब हेरोइन का बहुत बड़ा ताजिर है। वो खुद ही हेरोइन तैयार करता है और कबायली इलाके में रहता है। जरा टेढ़ा आदमी है। उसको हैंडल करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करना होगी। यहाँ आएगा, चंद लोगों से बात करेगा और अच्छी कीमत पर माल फरोख्त कर जाएगा। पिछले 3 साल से हम ही उससे माल खरीद रहे हैं, मगर कमबख्त की निगाहों में जरा भी मुरव्वत नहीं है। हमेशा सौदेबाजी करता है। इस बार जागीरदार खान का ख्याल है कि उसके मिजाज दुरुस्त किए जाएं, यानी सोहराब खान को सौदेबाजी ना करने दी जाए। इस सौदेबाजी से वो माल की कीमत अच्छी खासी बढ़ा देता है। बल्कि मुझे तो शुबह है कि वो अपने ही आदमी मुहैया करता है जो उसके माल की बोली लगाती हैं। हमें इस सिलसिले में बड़े गौर फिक्र से काम करना है, और सोहराब के उन आदमियों को चेक करना है जो सोहराब के गाहक की हैसियत से माल की बोलियां लगाते हैं और हेरोइन की कीमतें बढ़ाते हैं। शायद इसकी नौबत आ जाए, लेकिन फौलाद खान को इस बार शिकस्त नहीं होगी, रीटा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिक्र मत करो, उसे आने दो। हमारे साथ यहाँ कितने आदमी और हैं? मैंने सवाल किया। आदमियों की कमी नहीं है, 4 आदमी तो हमारे साथ ही आए हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से बहुत से आदमी मुहैया कर सकते हैं, किराए के लड़ाके जो हमेशा हमारे लिए इस सीजन में काम करते रहे हैं। ठीक है, तुम उनका इंतजाम कर लो, बाकी मामलात संभाल लिए जाएंगे, मैंने कहा। और रीटा आंखें बंद करके गर्दन हिलाने लगी। फिर बोली, मुझे यकीन है कि तुम सारे मामलात संभाल लोगे। तुम्हारी पेशानी से अंदाजा होता है कि तुम नाकाबिले तस्कीर हो। मैंने गलत तो नहीं कहा? वो लगावट भरे अंदाज में बोली। हाँ, तुमने गलत नहीं कहा, और अगर तुम मुझे नाकाबिले तस्कीर समझती हो तो फिर मेरी तस्कीर की कोशिश ना करो। रात काफी हो गई है, जाओ सो जाओ, मैंने रीटा से कहा। और वो निचला होंठ दबाकर मुझे देखती रही, फिर आहिस्ता से मुस्कुराई और बोली, ठीक है। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकल गई और मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। फिर लिबास वगैरह तब्दील करके मैं बिस्तर पर दराज हो गया। दूसरा दिन हस्बे मामूल था। रीटा ने मेरे साथ ही नाश्ता किया। इस हद तक तो उसे बर्दाश्त करना ही था। जरूरियात से ज्यादा इज्तनाब हमाकत कहलाता है। आज क्या प्रोग्राम है सलाबो? मेरे जहन में कोई खास बात नहीं है। शाहपुर के अतराफ बेहद हसीन है। अमूमन इस मौसम में पहाड़ी बकरों का शिकार होता है। यहाँ अमूमन लोग शिकार खेलने मैदानों में जाते हैं। बर्फानी मैदान शिकार से पिटे पड़े रहते हैं। हमें चलना है। हाँ, बहुत सी चीजें दिखानी है तुम्हें। मसलन हमारा स्मगलिंग का अड्डा उन्हीं पहाड़ों में है जहाँ हमारा माल आता है। तो ठीक है, प्रोग्राम बना लो। गुड, लुत्फ आ जाएगा। तुम्हें शिकार पसंद आएगा। लोग इन इलाकों को जन्नत की मिसाल देती हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं चलती हूँ।
शिकार के लिए जरूरी तैयारियां करनी होंगी। घोड़ों से सफर करोगे या गाड़ी इस्तेमाल करोगे? क्या मतलब? मतलब ये कि जिस तरह तुम शिकार पर जाना पसंद करो, लैंड रोवर जीपें भी मिल जाती हैं और घोड़े भी मिल जाती हैं। वैसे अगर तुम इजाजत दो तो मैं कम से कम 2 आदमियों को जरूर साथ ले लूं। भाई, इस सिलसिले में मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, जिसे चाहो साथ ले लो, मैंने जवाब दिया और रीटा गर्दन हिलाती हुई बाहर निकल गई। मैं थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा और फिर मैं अपनी जगह से उठ गया। मैंने सोचा कि अपने हमशक्ल सलाबो को भी इस बारे में इतला दे दूं। उससे मेरी दोस्ती हो गई थी। सलाबो अपने कमरे में मौजूद था। मुस्कुराते हुए उठकर उसने मेरा इस्तकबाल किया। कहो दोस्त, कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक। मैं तुम्हें एक इतला देने आया हूँ। हाँ, कहो। मैं रीटा के साथ मैदानों में शिकार खेलने जा रहा हूँ। सुना है यहाँ पहाड़ी बकरों का शिकार बहुत मिलता है। हाँ, मैंने भी सुना है। बल्कि सोच भी रहा था कि तुम्हें शिकार की दावत दूं, मगर मुश्किल वही पेश आती है। वो क्या? हम लोग मिलकर एक साथ नहीं जा सकते, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा फासला रखेंगे। मकसद तो शिकार से है ना? हाँ, ये भी ठीक है। वैसे मैं अपने हुलिये में थोड़ी सी तब्दीली कर लूंगा, ऐसी कि फौरन हमें एक दूसरे का हमशक्ल ना समझा जा सके। क्या ये मुमकिन है? क्यों नहीं, सलाबो ने जवाब दिया। तो फिर ठीक है, तुम तैयारियां करो। मेरा ख्याल है हम 10 साढ़े 10 बजे शिकार के लिए निकल जाएंगे। ओके। मैं तुम्हें वही मैदानों में कहीं ना कहीं मिलूंगा। शिकार के लिए घोड़ों पर जाओगे या गाड़ी से? मेरा ख्याल है घोड़ों से। वैसे देख लेंगे जो भी सूरत हाल हुई। मैंने रीटा को इस सिलसिले में कोई खास बात नहीं बताई, बल्कि मैं कह दूंगा उससे कि घोड़ों पर सफर करना मुझे पसंद है। बिल्कुल ठीक। घोड़ों ही पर शिकार करने का मजा आता है, सलाबो ने जवाब दिया। रीटा क्योंकि दोबारा आने का कह गई थी, इसलिए मैं वहां से चला आया। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। तकरीबन 10:30 बजे रीटा ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। इस दौरान मैंने उसे हदायत दे दी थी कि बनिस्बत गाड़ी के घोड़ों पर शिकार का ज्यादा लुत्फ आएगा, इसलिए वो घोड़ों का बंदोबस्त करे। 4 घोड़े मैदानों की तरफ चल पड़े। 5वें घोड़े पर जरूरत का सामान बांधा गया था। रीटा भी अच्छी खासी घुड़सवारी कर लेती थी। मैंने हालांकि इससे कबल कभी घोड़े पर सवारी नहीं की थी, लेकिन यह काम मेरे लिए ज्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ। अलबत्ता मैं माहिर घुड़सवार नहीं था। शाहपुर बस्ती से निकलने के बाद वसी और इस मैदान शुरू हो गई। उन मैदानों में कहीं टीले बिखरे हुए थे, सब्जाजार लदे हुए थे। हालांकि बर्फ की सफेद चादर भी उन सफेद पत्तों पर फैली हुई थी। मंजर बेहद खूबसूरत था। वसी और इस मैदानों में शिकारियों के टोले बिखरे हुए थे, घोड़े, जीपें और ऐसी ही दूसरी सवारियां। मुझे इस मंजर के इतना खूबसूरत होने का अंदाजा नहीं था। दिलचस्प मनाजिर देखता हुआ मैं आगे बढ़ता रहा। रीटा भी खुश थी। राइफलें हम लोगों के कंधे से लटकी हुई थीं और हम सफर कर रहे थे। हमने पहला मैदान तय किया और फिर पहाड़ों के इलाके में पहुंच गए। हमें बुलंदियां अबूर करनी थी। बुलंदियों से फिर हम ढलानों पर उतरे। दूसरी तरफ का मंजर और भी खूबसूरत था। बहुत दूर एक पहाड़ में एक झरना बह रहा था। उसके अतराफ में सब्जा ही सब्जा था। दरख्तों के झुंड फैले हुए थे। जूं जूं हम आगे बढ़ते जा रहे थे, माहौल हसीन से हसीन तर होता जा रहा था। अब हम अच्छे खासे सब्जाजार के दरमियान आ गए। शिकारियों की टोलियां उन्हीं दरख्तों के दरमियान दाखिल हो रही थीं। कभी कभी बंदूक की आवाज भी सुनाई दे जाती। मैंने रीटा के साथ साथ चलते हुए कहा, यह इलाका इस तरह से खतरनाक भी हो सकता है। क्यों? रीटा ने पूछा। इसलिए कि यहाँ गोलियां इंसानों और जानवरों का तायन नहीं कर पाती होंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शिकार के लिए एक खास जगह मुतय्यन है। ये आवाजें जो तुम सुन रहे हो यहाँ से काफी फासले से आ रही हैं, और फिर शिकारी एक खास किस्म की आवाजें भी निकालते रहते हैं, जिनके बारे में हमारे साथियों को मालूम है। जब ही तो मैंने सोचा, वरना इस तरह तो कोई भी गोली भटक कर इस तरफ आ सकती है। मैं पहले भी ऐसे ही हादसे का शिकार हो चुका हूँ, मैंने कहा, और रीटा मुस्कुराने लगी। आज हम आपको किसी हादसे का शिकार नहीं होने देंगे मिस्टर सलाबो, उसने दिल आवेज अंदाज में कहा, और मैं खामोश रहा। रीटा की ऐसी बातों की पजीराई मैं कभी नहीं करता था। मैं उसकी शख्सियत से अच्छी तरह वाकिफ था। ये लड़की छलांग लगाने वालों में से थी। हम लोग सफर करते रहे। हमारे दोनों आदमी इधर उधर देखते हुए चल रहे थे। फिर उन्होंने किसी पहाड़ी बकरे को ताक लिया और हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। अगर आप इजाजत दें तो उस तरफ शिकार मौजूद है। ठीक है, चलो, मैंने कहा, और उन दोनों ने तेजी से अपने घोड़े उस तरफ डाल दिए। रीटा का घोड़ा भी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था। मैंने भी अपने घोड़े को उस तरफ दौड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो अड़ गया। रीटा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरा घोड़ा एक दायरे में चक्कर खाने लगा। मैं उसे संभालने की कोशिश में लग गया। इससे पहले कभी मैंने घोड़ों को संभालने का तजुर्बा नहीं किया था। काफी देर तक मैं अपने घोड़े को उस दायरे से निकालने में कामयाब नहीं हो सका। इस दौरान रीटा और उसके दोनों साथी मेरी निगाहों से ओझल हो गए। मैं अपने तौर पर परेशान सा हो गया। इससे बेहतर तो यह था कि मैं इस घोड़े की पुश्त छोड़ दूं। ये घोड़ा संभलने में नहीं आ रहा था। अचानक किसी तरफ से 3-4 आदमी घोड़े दौड़ाते हुए मेरी तरफ बढ़े।
ये सब मेरे लिए अजनबी थे, गालिबन शिकारी होंगे। वो मेरे नजदीक पहुंचे और फिर उनमें से एक ने मेरे घोड़े की पुश्त पर चाबुक रसीद कर दिया। जोरदार चाबुक था। घोड़ा उछला और फिर एक जानिब सरपट दौड़ने लगा। वो लोग चीखते चिल्लाते घोड़े के पीछे आ रहे थे, बल्कि वो लोग घोड़े को इश्तियाल दिला रहे थे। इस तरह उन्होंने अपने घोड़ों को बाएं तरफ लगा लिया था कि मेरे घोड़े का रुख दाहिनी जानिब ही रहे। मैं घोड़े की गर्दन से चिपक गया। अगर ना चिपकता तो यकीनी तौर पर नीचे गिर जाता, और नीचे गिरते ही मेरी हड्डियां पसलियां एक हो जाती, क्योंकि इलाका सरसब्जो शादाब जरूर था, लेकिन पथरीले मैदान थे ये, और पत्थरों पर गिरने का मकसद मैं अच्छी तरह समझता था। लेकिन इन लोगों की यह हरकत मेरी समझ में नहीं आई। घोड़ा दौड़ता रहा और वो चारों बड़ी महारत से मेरे पीछे लगे रहे। रीटा के और मेरे दरमियान इतना फासला हो गया कि अब अगर मैं चाहता भी तो उस तक नहीं पहुंच सकता था। मैं घोड़े की पुश्त से चिमटा रहा और घोड़ा दौड़ता रहा। हम दरख्तों के एक झुंड में घुस गए। घोड़ा अब भी उस रफ्तार से दौड़ रहा था और वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे। यहां तक कि 3-4 मील तक हम निकल आए। जब हम इतने फासले पर निकल आए तो उन्होंने मेरे घोड़े को घेरना शुरू कर दिया। मैं समझ गया कि ये लोग किसी अच्छे इरादे से हरकत नहीं कर रहे, लेकिन क्या कर सकता था। राइफल मेरे शाने से गिर पड़ी थी, और यह उसी वक्त हुआ जब मैंने पहली बार घोड़े की पुश्त से चिमटने की कोशिश की। तब राइफल मेरे बाजू से निकल गई और अब मैं निहत्था था। अलबत्ता कारतूस की पेटी कमर से बंधी हुई थी। वो लोग घोड़े का घेराव करते रहे और फिर एक ऐसी जगह पर पहुंच गए कि उन्होंने घोड़े का घेराव कर लिया, जहां दरख्तों के एक झुंड ने रास्ता बंद कर लिया। घोड़ा रुक गया और आहिस्ता आहिस्ता हाँफने लगा। मैंने एक लम्हे के लिए खुद को संभाला देने के लिए घोड़े की पुश्त से सर उठाया, लेकिन उन सब ने मुझ पर राइफलें तान ली और उनमें से एक बोला, खबरदार, इसके बाद तुम्हारी हरकत तुम्हारी जिंदगी की आखिरी हरकत साबित हो सकती है। मैंने अजीब निगाहों से उनकी तरफ देखा। उनका मकसद तो मैं पहले ही समझ गया था, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता था उनके खिलाफ। नीचे उतरो, उस शख्स ने मुझे हुक्म दिया जो मेरे घोड़े के सबसे ज्यादा नजदीक था। मैं कूदकर नीचे उतर आया। क्या बात है, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैंने भारी लहजे में कहा, लेकिन उस वक्त उनमें से एक ने मुझ पर आगे बढ़कर एक भारी जाल डाल दिया। फिर दूसरे ने झटका दिया और मेरे पैरों ने जमीन छोड़ दी। मैं जाल में जकड़ा जा चुका था। मुझे कई कदम इसी तरह घसीटा गया और फिर मुझे बेदस्तो पा करके वो चारों घोड़ों से नीचे उतर आए। उन्होंने जाल से मेरे दोनों हाथ निकाले और फिर उन्हें मजबूत हथकड़ी से मेरी पुश्त पर कस दिया गया। मैं जुम्बिश भी ना कर सका। मेरे हाथ कसने के बाद उनमें से एक ने उठाकर मुझे एक घोड़े पर डाल दिया। एक आदमी मेरे पीछे बैठ गया जिसने मुझे भी संभाला और घोड़े की बागें पकड़े हुए थे। मैं इस हालत में था कि अब कुछ कर भी नहीं सकता था। उन्होंने एक मखसूस सिमत घोड़े दौड़ा दिए। हरचंद कि उनकी रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा था कि अगर मैंने जरा भी जुम्बिश की तो घोड़े की पुश्त से नीचे आ गिरूंगा, और मैं इस हादसे से बचना चाहता था। तकरीबन आधे घंटे तक वो लोग चलते रहे। पहाड़ों ही का सफर था। इसके बाद वो एक बुलंदी तय करने लगे। यहाँ चारों सिमत चट्टानें थीं। मैं जाल में जकड़ा हुआ था और मेरे हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। मैं हरकत भी नहीं कर सकता था। और फिर वो सब ऐसी जगह रुक गए जहां एक कगार का धाना नजर आ रहा था। वो सब घोड़ों से उतर आए। उन्होंने मिलकर मुझे नीचे उतारा और दो आदमी मुझे कंधों पर डालकर गार के धाने से अंदर ले गए। एक ढलान था जो नीचे ले जाता था, और ढलान के इख्तिताम पर एक चौड़ा और कुशादा गार नजर आ रहा था, जिसमें जगह जगह मोमी शमादान रोशन थे। शमादान की रोशनी ने गार को अच्छी तरह मुनव्वर कर रखा था। गार में बहुत सारे लोग जमा थे। गो के गार के दरो दीवार नंगे थे, लेकिन उन लोगों ने चमड़े के बने हुए आरजी स्टूल वहां डाल रखे थे, जिनसे बैठने उठने का काम लिया जा सकता था। कुछ और मशीनें भी वहां मौजूद थीं, और उन मशीनों के दरमियान मैंने जिस शख्स को देखा, उसे देखकर मेरे हलक से एक ठंडी सांस निकल गई। ये प्रोफेसर दुरानी था, लाहौल बिला कुव्वत। इन लोगों ने यकीनन सलाबों के धोखे में ही पकड़ा है। मैंने दिल में सोचा, एक बार फिर ये लोग सलाबों के धोखे में मुझे पकड़ लाए थे। बाहर सूरत, मैं दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा। कम अज कम प्रोफेसर दुरानी को देखकर मुझे यह अंदाजा तो हो ही गया था कि मुझे उठाकर लाने वाले कौन हैं, और अब मैं उनकी गलतफहमी से लुत्फअंदोज हो रहा था। थोड़ी देर के बाद जब उन्हें ये बात मालूम होगी कि एक बार फिर उन्होंने गलती से मुझे ही पकड़ लिया है, तो उनकी हालत क्या होगी। वो बड़ी मेहनत से मुझे यहाँ तक लाए थे, और बदमाश सलाबो एक बार फिर उनके चुंगल में आने से बच गया। वैसे मैं उसकी तकदीर पर रश्क करता था। अगर वो एक बार उनके चुंगल में फंस जाए तो फिर कभी भी ना निकल पाए। ये लोग कुछ भी करेंगे, लेकिन उसे कैद रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें उसके हाथ पांव ही तोड़ने पड़े। सूरत हाल क्योंकि काफी हद तक मेरे इल्म में आ चुकी थी, इसलिए मैं मसरूर था। उन्होंने मुझे गार के एक कोने में डाल दिया। प्रोफेसर दुरानी सामने एक मशीन के आगे काम में मसरूफ था। उसने मुझे एक बार सर उठाकर देखा और उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए। गार के अंदर 3-4 गार और थे। धाने नजर आ रहे थे।
कमबख्तों ने इन गारों का इंतखाब भी खूब किया, या फिर मुमकिन है पहले ही गार उन्होंने मुंतखिब कर रखी हों। वैसे उनमें ज़रूरत की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, इसलिए इस ख्याल पर भी पूरा पूरा यकीन नहीं किया जा सकता था। चंद मिनट के बाद प्रोफेसर दोरानी ने किसी को आवाज़ दी और थोड़ी सी देर के बाद सोलेटी गार के धाने से अंदर दाखिल हुई। उसकी निगाह मुझ पर पड़ी और फिर उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। मैं उन तासुरात के बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकता था कि वो मुसर्रत के थे या सदमे के। वो मेरे नज़दीक आ गई, मुझे देखती रही। फिर मैंने भारी लहजे में कहा, मुझे इस तरह पड़ा रहने दिया जाएगा? हड्डियां पसलियां दुख कर रह गई हैं। सोलेटी ने हाथ उठाया और 2 आदमी उसके करीब पहुंच गए। इसे जाल से निकाल दो। क्या हथकड़ी भी खोल दे मादाम? नहीं, ये इस काबिल नहीं है। सोलेटी के लहजे में गुस्सा था। मुझे जाल से निकाल दिया गया और सहारा देकर गार की दीवार के साथ बिठा दिया गया। मैं सोलेटी को दिलचस्प निगाहों से देख रहा था। फिर मैं बोला, क्यों भाई, मैं इस काबिल क्यों नहीं हूं? सोलेटी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वापस मुड़कर प्रोफेसर दोरानी के करीब पहुंच गई। फिर वो प्रोफेसर दोरानी के करीब पड़े हुए स्टूल पर बैठ गई। प्रोफेसर दोरानी आहिस्ता आहिस्ता उससे कुछ बातें कर रहा था। सोलेटी बार बार निगाहें उठाकर मेरी तरफ देख लेती। मैंने उनकी गुफ्तगू सुनने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका, क्योंकि फासला अच्छा खासा था और वो लोग धीमी आवाज में गुफ्तगू कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर दोरानी अपनी जगह से उठा और मेरे नजदीक पहुंच गया। वो मेरी आंखों में देख रहा था। फिर वो भारी लहजे में बोला, क्या मैंने तुम्हारे साथ बुराई की थी? प्रोफेसर दोरानी, मैंने कहा, हाँ, अगर तुम चाहो तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर सकते हो। नहीं मोहतरम, भला मैं आपको पहचानने से कैसे इनकार कर सकता हूँ? आप तो मेरे मोहसिन हैं, सबसे बड़े मुरब्बी। आप जो ड्रामे मेरे साथ करते रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि उसके बदले में आपके साथ क्या करूं। क्या बकवास करते हो? प्रोफेसर दुरानी घुराया। मैं पूछता हूं मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने भारी लहजे में कहा। और प्रोफेसर दुरानी की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या मतलब? मतलब ये कि आप पहले भी मेरे साथ नाइंसाफी कर चुके हैं। अगर आपके किसी मफरूर मुलजिम का मैं हमशक्ल हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने कहा। और प्रोफेसर दुरानी की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा मतलब है तुम? जी हाँ, मैं सलाबो हूँ। वही सलाबो जिसे पहले आपके आदमी शुजा अहमद साहब के हाथ से पकड़ लाए थे और अपनी नाजायज कैद में रखा। मैं कहता हूँ, आप ये सलूक क्यों कर रहे हैं मेरे साथ बार बार? बकवास करते हो तुम। सोलेटी देखो जरा, इसको क्या बक रहा है ये? प्रोफेसर दुरानी की आवाज में ही जान था। सोलेटी हैरत से मुझे देखने लगी। फिर वो दौड़ती हुई मेरे पास आ गई। उसने प्रोफेसर दुरानी से पूछा, क्या बात है प्रोफेसर, क्या कह रहा है ये शायद ये मकसद ये कि ये खुद को वही नकली सलाबो कहता है। नकली मैं नहीं हूं प्रोफेसर, नकली वो है जो आपके पास से भाग गया और बार बार मुझे गिरफ्तार करा देता है। मैंने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा, उसका नाम सलाबो है, वो मेरा हमशक्ल है, तो इसमें मेरा क्या कसूर? क्या ये मुजरिमाना कार्रवाई नहीं है जो मेरे साथ की जाती है? ओह, ये कैसे मुमकिन है सोलेटी? बुलाओ उन दोनों गधों को, उन्हें बुलाओ। अगर ऐसा हुआ है तो। सोलेटी जल्दी से बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद वो 2 आदमियों के साथ वापस आई। मैंने उन दोनों को देखकर पहचान लिया। ये वही थे जो मुझे ट्रेन में मिले और मुझे देखकर चौंक पड़े थे। तो इन बूझ भुजक्कड़ों ने मेरे बारे में इतला दी थी। मुझे ट्रेन में ही शुबा हो गया। तो प्रोफेसर, ये कारनामा अंजाम दिया है तुमने? प्रोफेसर घुराई हुई आवाज में बोला, तुमने इत्मीनान किए बगैर हमें इतला दी ही क्यों? पहले में और अब में फर्क था प्रोफेसर, हम समझे। इसका नतीजा जानते हो? सॉरी प्रोफेसर, दरअसल कोई जरिया भी तो नहीं है इसका। अंधे हो तुम, बिल्कुल नाकारा, बेकार। मुझे शर्म आती है तुम लोगों पर। मुझे नाकाम बनाने वाले तुम लोग हो। प्रोफेसर धाड़ने लगा। उन सबके चेहरे उतरे हुए थे। सोलेटी भी परेशान नजर आ रही थी और प्रोफेसर दुरानी की आंखों में हिजान के आसार थे। वो उन लोगों पर बुरी तरह बरसता रहा और सब गर्दन झुकाए उसकी डांट फटकार सुनते रहे। फिर प्रोफेसर दुरानी दोबारा मेरे नजदीक आ गया। सुनो, मैं अब भी तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं कर सकता। क्यों, अब क्या बात है? तुम्हारे अंदर यकायक ये तब्दीलियां कैसे पैदा हो गई? पहले तो तुम एक सीधे साधे देहाती के रूप में थे। प्रोफेसर, पहले मैं जो कुछ था कि आपने मुझे छोड़ दिया था। आपने मुझे अच्छा खासा दरबदर कर दिया। एक अच्छे घराने में मेरी जिंदगी का आगाज हो गया था। आपने मुझे वहां से उठवाया और फिर मुझे जागीरदार खान के पास जाना पड़ा। अब मैं यहाँ अपने तौर पर तफरीह की घर से आया हूँ, तो आपने मेरे साथ ये सलूक किया है। मैं पूछता हूँ, आखिर इसका मकसद? आप मुझसे क्या चाहती हैं? सुनो सलाबो, तुम एक हैरत अंगेज शख्सियत हो। मैं नहीं जानता कि दर हकीकत तुम कौन हो। या तो तुम कोई बहुत बड़े शातिर हो जो इस तरह मुझे धोखा दे रहे हो, या फिर मेरी ही तकदीर खराब है। दूसरी बात ज्यादा काबिल गौर है प्रोफेसर। मैं अगर शातिर होता तो आपको धोखा देने के लिए दूसरे तरीके इख्तियार करता, खुद को वही जाहिर करता जो आप समझ रही हैं। बताइए, मैं आपसे क्या मुफाद रख सकता हूँ? इसके बरक्स आप ही मुझ पर यह सख्तियां करते रही हैं। आपके आदमियों ने मुझे जानवरों की तरह पकड़ा है। प्रोफेसर, मैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी कर सकता हूँ। अब मैं इतना जाहिल नहीं हूं जितना कभी था। आपको नाकों चने चबवा दूंगा मैं।
क्योंकि मेरे साथी ऐसे लोग हैं जो आपसे बेहतर तौर पर निमट सकते हैं। मैं तुम्हारे तमाम साथियों को देख सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बिला वजह मैं किसी से भिड़ना भी नहीं चाहता। मेरे आदमियों ने गलती की जो दोबारा तुम्ही को पकड़ लाए। मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? मैं पूछता हूँ कि आपने मुझे किस खुशी में कैद कर रखा है? मेरे हाथों में तकलीफ नहीं होगी इस तरह पीछे बंदे बंदे। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में नौजवान, तुम 2 दफा मेरे लिए दर्द सर बन चुके हो। मैं नहीं चाहता कि तीसरी बार भी ऐसा हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हारे बारे में एक फैसला किया है। वो क्या? यही कि अभी तुम्हें चंद दिन अपनी तहवील में रखूं। तुम बार बार मेरे सामने आ जाते हो और इस तरह मेरे आदमी को धोखा हो जाता है। अगर तुम मेरी कैद में रहोगे तो उन्हें आसानी हो जाएगी असली शख्स को पकड़ने की। लेकिन इसका नतीजा आप जानते हैं प्रोफेसर। मैं नताइज की परवाह नहीं क्या करता, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता। इसके अलावा और कोई तरकीब भी नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हें कैद में रखूं। तुम यही गारों में कैद रहो और उस वक्त जब वो गिरफ्तार हो जाएगा मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। बहुत बुरा होगा प्रोफेसर, बहुत बुरा होगा। आप सोच लें इस बारे में। सोच लिया है, अच्छी तरह सोच लिया है। इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं है। अगर तुम आजाद हो गए तो फिर तीसरी बार भी मेरे आदमी धोखा खा जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरे आदमी दोबारा तुम्हें ही गिरफ्तार करके ले आए। इसलिए तुम्हें मेरी कैद में रहना होगा। सोलेटी, तुम इसका बंदोबस्त कर दो। प्रोफेसर ने लापरवाही से कहा और उसने गर्दन हिला दी। फिर वो चंद आदमियों से बातें करने लगी और इसके बाद वो तमाम लोग मेरी तरफ बढ़ आए। उन्होंने मुझे उठाया और उस गार की जैली शाख में ले गए। ये उस तरफ एक छोटा सा कमरा था जहां दरियां बिछी हुई थी। उन्होंने मेरी कमर से बेल्ट भी खोल दी। मैं चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मेरे हाथ अलबत्ता कमर से बंधे हुए थे। मैं अपनी इस कैद के बारे में सोचने लगा। ये बेहतर तो नहीं हुआ। प्रोफेसर ने झुंझलाए हुए अंदाज में यह फैसला किया। हालांकि मेरी कैद बिल्कुल गैर कानूनी थी, लेकिन प्रोफेसर खुद भी कानूनी आदमी नहीं मालूम होता था। सलाबो जो कुछ मुझे बता चुका था उसके बाद यह सोचना हमाकत थी कि वो मेरे साथ कोई बेहतर सलूक कर सकता है। वो मुजरिमाना ज़हन का मालिक था, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस कैद से निकलने के बारे में क्या किया जाए। मैं सोचता रहा। कई घंटे गुजर गए। इस तरह बैठे बैठे मेरा बदन दुखने लगा और मुझे अब इन लोगों पर सख्त तैश आ रहा था। अगर प्रोफेसर मुजरिमाना ज़हन का मालिक है तो फिर मुझे भी उसके साथ वही कुछ करना होगा। मैंने सोचा और अपने इस फैसले पर अमल करने के लिए किसी मौके का इंतजार करने लगा। फिर सोलेटी अंदर आई। उसके पीछे एक आदमी था जो हाथों पर ट्रे उठाए हुए था। सोलेटी का चेहरा अजीब सा हो रहा था। उसने उस आदमी से ट्रे रखने के लिए कहा और फिर उसे बाहर जाने का इशारा किया और वह गर्दन झुकाकर बाहर निकल गया। सोलेटी मेरी जानिब देखने लगी